बेमिसाल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत। मैं सरोज कफील। डिजिटलाइजेशन के आने से हमारी ज़िंदगी आसान तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जज्बात है जो पीछे छूट गए। एक दौर था जब हमारे पास वो स्टिल कैमराज होते थे जिनके लिए हम फिल्म रोल्स लेके आते थे, उन्हें डेवलप करते थे और फिर उन तस्वीरों को देखने का एहसास। खैर, वो एक दौर था। हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो एक उम्दा वाटर कलरिस्ट के साथ एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूसुफ नक्शबंदी की। चलिए मुलाकात करें। फोटोग्राफी का शौक सबको होता है। अजीब सा लगाव हो गया था फाइन आर्ट्स के साथ। बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे रंगों के साथ खेलें। यूसुफ साहब, न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, न्यूज़ 18 वालों का शुक्रिया, साथ में बेमिसाल प्रोग्राम के जो करता धरता है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज दावत दी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। यूसुफ साहब, ये बताइए कि एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट थे आप, और उसके बाद आज आप आर्ट्स पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक बड़ी ही लंबी जर्नी रही होगी। हाँ, ये बहुत ही अजीब जर्नी है जी। बेसिकली सब बच्चों की तरह मैंने भी नॉन मेडिकल ले लिया मैट्रिक के बाद ही। जी। मेरा मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था। हाँ। उसके बाद नॉन मेडिकल लिया, इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन किया। जी। उसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज आया उन्हीं दिनों यहाँ पे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। जी। मैं करीबन 2-2.5 साल वहाँ पे पढ़ता रहा। जी। कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। अंदर ही अंदर मैं कुड़ता गया कि मेरे माँ बाप की हार्ड अर्न मनी है, तो मैं शायद वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। ये तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त पढ़ा, मेरे दोस्त भी और मेरे कज़न हैं वो जी, वो फाइन आर्ट्स पढ़ते थे। उनके पास गया मैं, उनको बोला मैं फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने बोला मुझे एडमिशन लेना। हाँ। घर वालों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। अच्छा, उन्हें नहीं पता था? नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं पता था जी कि मैं स्ट्रीम चेंज कर रहा हूँ, मैं फाइन आर्ट्स जा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि उसकी भी एक वजह थी कि मैं थोड़ा बहुत फाइन आर्ट्स सीखता था पहले। खानियार में मेरे एक उस्ताद हुआ करते थे, मसूद हसन साहब, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, अल्लाह उनको मगफूर मरहूम करे। तो किस तरीके का आर्ट सीखते था? मतलब वो जनरली पेपर मैशी टाइप का। अच्छा। पेपर मैशी टाइप का और कंटेम्प्रेरी आर्ट भी वो सीखते थे, क्योंकि वो खुद भी ट्रेनी थे फाइन आर्ट्स के। अब चूँकि थोड़ी बहुत जानकारी थी कि पैसे कमाने थे, घर वालों को सपोर्ट करना था या अपने आप को सपोर्ट करना था, मैं फाइन आर्ट्स चला गया। फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूशन में मैंने बोला मुझे जी दाखिला चाहिए इधर। उन्हीं दिनों वहाँ पे दाखिले की फॉर्म्स निकले थे, मैंने फॉर्म भरा, उनने शूट टेस्ट ले लिया और मैंने कुछ बना लिया वहाँ पे। अच्छा, क्या बनाया आपने? हाँ, मुझे याद है वो एक उन्हीं दिनों टेलीविज़न पे एक कैरेक्टर आया करते थे, वो मज़ाहिया, वो बादशाह हुआ करते थे। क्या नाम है उनका? जुम्मू जर्मन। अच्छा। जी। नज़ीर जोश साहब, मैंने उनको बना दिया। हाँ। उनकी मतलब आपने उनका कैरिकेचर जैसा बना दिया मैंने। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कर दिया उसमें। अच्छा। मैं फाइन आर्ट्स चलता गया। 1 साल 2 साल स्कॉलरशिप भी मिला जी। दुकान पे काम भी किया, और वहाँ से आके उसी दुकान पे जहाँ पे मैं पेपर माशी सीखता था, अच्छा, वहाँ से पैसे भी कमाता था। अपने लिए अपने आप को सपोर्ट कर रहा था, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर रहा था जी। तो इसकी भी एक घर में थोड़ी सी फाइन आर्ट्स की थोड़ी सी जानकारी थी कि मेरे एक अंकल हुआ करते थे मेरे वालिद के, तो वो थोड़ा बहुत पेंटिंग करते थे, वो तस्वीरें बनाते थे घर में। लेकिन फैमिली से एज सच कोई आर्ट नहीं है। तो आपके फादर हो गए? फादर तो नहीं थे। फादर ये फूल पत्ती बनाते थे। अच्छा। सबका शौक होता है फूल पत्ती बनाना, वो भी वैसे प्रोफेशन उनका एज आर्टिस्ट नहीं था जी। हाँ, मेरे एक और अंकल थे फादर के, वो एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे। अच्छा। शाद साहब नाम है उनका। अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे।
और वो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था फाइन आर्ट्स का। पेपर लाता रहा, कलर लाता रहा, घर वालों को इल्म नहीं। 3 साढ़े 3 साल के बाद उनको पता चला कि मैं फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ। उन्होंने बोला इंजीनियरिंग का क्या हुआ यार? मैंने बोला वो मैंने सच बता दिया, वहाँ पे 2-2.5 साल तो कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपके पैसे ज़ाया हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं फाइन आर्ट्स करता हूँ। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा सीन हो गया? हो, बड़ा सीन हो गया घर पे, नहीं तुम्हें तो इंजीनियरिंग कर। मैंने बोला नहीं, अब तो मैं फाइन आर्ट्स ही करूँगा। अच्छा। तो इसके साथ एक अजीब सी उनसियत हो गई थी जी, अजीब सा लगाव हो गया था फाइन आर्ट्स के साथ। एज अ स्टूडेंट कुछ पेंटिंग्स, वाटर कलर पेंटिंग्स बेची, एग्जिबिशन हुई टीचर्स को लेके और हम बच्चों को लेके एग्जिबिशन हुई। वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक पेंटिंग मेरी भी खरीदी, 200-250 रुपये में खरीदी। तो मैं खुश था कि मेरे 250 रुपये आगे पेंटिंग खरीदी यार, तो दूर इन्होंने खरीदी पेंटिंग, बहुत अच्छा रहा लगा। फिर चलता रहा। इन दिनों में लगातार मैं जितने साल रहा मैं एक स्कॉलर ही रहा जी, मतलब स्कॉलरशिप मिलता गया। फाइन आर्ट्स का 5 साल का कोर्स कंप्लीट हुआ। कोर्स कंप्लीट किया आप? कोर्स कंप्लीट किया। और वहाँ पे भी एक छोटी सी जब रिजल्ट आया जी, तो मेरी दादी बैठी हुई थी, वो एक अच्छी सी चीज़ है। मेरी एक कलीग हुआ करती थी, वो स्कल्पचर में थी, साहिल मीर नाम है उनका, शी इज़ इन दुबई ना। तो वो हुआ करती थी और उनकी और मेरी पढ़ाई के बीच में टसल होती थी। अच्छा। मतलब वो नंबर 1 ना चली जाए, मैं नंबर 1 ना चला जाऊँ। उनको लग रहा था मैं नंबर 1 ना हूँ। एक अच्छी सी टसल चलती थी, हेल्दी कंपटीशन था। हाँ जी, ऑब्वियसली होता ही। हाँ। तो उनसे मैंने एग्ज़ाम में आया, मैं 2nd नंबर पे आया, 7 नंबर की डिफरेंस रह गई लास्ट में। तो उसके बाद घर आया, दादी के सामने बैठा, मैं थोड़ा सा गुमसुम ही था क्योंकि मैं 7 नंबर से फर्स्ट पोजीशन से रह गया था। तो दादी ने बोला क्या बात है भैया, तुम क्यों उदास हो, फेल हो गए हो? मैं फेल तो नहीं हुआ। फिर क्या बात है, फिर उदास क्यों? मैंने बोला 7 नंबर से मेरा फर्स्ट पोजीशन रह गया। तू पास हो गया। उन्होंने जेब में से कुछ चिल्लर उड़ा के मेरे सिर पे डाल दिया। और वो लम्हा मुझे आप भी याद है कि सारे आ गए, वह मुबारक हो तुमने पास कर लिया। उसके बाद मैं स्कूल में चला गया, एक स्कूल पहले ज्वाइन किया, उसके बाद दूसरा स्कूल ज्वाइन किया एज अ टीचर, एज एन आर्ट टीचर। उसके हवाले से हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यूसुफ साहब के साथ बातें कंटिन्यू रहेंगी। Gorgeous News Network। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया, जिसमें पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में एकजुट होकर काम करने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं से आम जन के साथ संपर्क बनाने का आह्वान किया। मनाली में बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान का आगाज किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को बीच जाकर उन्हें मोदी सरकार के 9 सालों का कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। नाहन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी की ओर से देश भर में पार्टी के बूथ को मजबूत करने का शानदार काम किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुफ्तगू चल रही है यूसुफ साहब से, जो एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट टीचर हैं। आर्ट टीचर के साथ होते होते एक फोटोग्राफर भी हैं। तो यूसुफ साहब ये बताइए, फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई स्कूल में एज अ टीचर, एज आर्ट टीचर। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो बहुत ही निहायत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चों के साथ उनको सिखाना, उनको आर्ट की इंट्रिकेसीज के बारे में बताना, उनको आर्ट एजुकेशन फराहम करना। बेसिकली मेरा मोटिव रहा है कि मैं बच्चों को फंडामेंटल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलवा दूँ। आर्ट के फंडामेंटल्स, फूल पत्तियाँ सबको बनानी आती हैं जी, लेकिन ये जो फंडामेंटल्स होते हैं इनके बच्चों के, ये कलर्स के बारे में, कौन से कलर्स क्या हैं, कैसे हैं, और कलर थ्योरी के बारे में जी, आर्ट ऑफ ड्राइंग द लाइंस,
या पर्सपेक्टिव के बारे में ये जानकारी नहीं दी जाती है। साइकोलॉजिकली कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी एक दौर ऐसा भी था जहाँ पे टर्मोइल था, जिससे साइकोलॉजिकली जो यहाँ के बच्चे हैं वो काफ़ी डैमेज हुए, और ये जो रंगों से उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कितना ज़रूरी है ये, मतलब एक बच्चे की मतलब मेंटल ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, जिससे गुजरते हैं, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चे रंगों के साथ खेलें। एक तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है जी, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा, एक अच्छी सी मिसाल है। जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो इंग्लैंड में जो बंकर्स बनाए थे उन्होंने, उन बंकर्स को उन्होंने कन्वर्ट किया था आर्ट गैलरीज में। तो ताकि लोग जो ही बाहर से बम गिरे वो अंदर जाके आर्ट गैलरी में बैठे और आर्ट का मजा लें और उनको वो भूल जाएं सारा कुछ बाहर क्या हो रहा है। तो वही कुछ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या होगा? तो रंगों के साथ खेलना, पेंसिल के साथ खेलना, पेपर के साथ खेलना, एक फील महसूस होना, पिगमेंट का फील आना, वो ज़रूरी था बच्चों के लिए। तो उनकी नशोनुमा के लिए वो ज़रूरी था, और वो आज भी चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। साथ साथ में आप बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर हैं, हमने आपकी आर्ट फोटोग्राफी देखी है। ये फोटोग्राफी का शौक कहाँ से हुआ? फोटोग्राफी का शौक सबको होता है, ये भी एक अच्छी कहानी है जी। तो हमारे जहाँ पे मैं रहता था, ख्वाजा बाज़ार में, वहाँ पे हमारे एक अच्छे कश्मीर के बहुत ही अच्छे फनकार हैं, ज़हूर ज़रगर साहब जी। वो उधर ही रहते थे, मेरे हमसाये में, हमसायगी में रहते थे। अच्छा। उनका एक फोटोग्राफी का शौक हुआ करता, ग्राफिक का। अच्छा। तो उस पर पोर्ट्रेट वगैरह बना के वहाँ पे लगा देते थे। मैं जाके उनकी दुकान के सामने बचपन में उस पोर्ट्रेट को, यार ये तो हूबहू शक्ल है इसकी, जिसकी भी है। पहले तो मैंने कैमरा तो होते नहीं थे आजकल की तरह, फ़ोन में हर एक के पास कैमरा, हर एक फोटोग्राफर बना हुआ है। मेरे दोस्त के पास कैमरा था, वो था जेनिथ नाम का एक कैमरा आता था, रशियन कैमरा। उन दिनों जेनिथ कैमरा होना किसी के पास, और SLR होता था। तो रोल ले लिया और मैं उससे एक आध दिन के लिए उधार लेके उस पे ये सीखता था, एक्सपोजर, उसके एपर्चर वगैरह वगैरह सीखता गया। तो वहीं से सीखा ये फोटोग्राफी। उसके बाद वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो बच्चों को आप फोटोग्राफी भी सिखाते हैं? हाँ, एक क्लब बनाया था हमने, फोटोग्राफी क्लब, बहुत पहले। वहाँ पे मैनुअल डेवलपिंग सिखाता था, ब्लैक एंड वाइट का मैं। मैनुअल डेवलपिंग, केमिकल्स लेके उनको मैनुअल डेवलपिंग सिखाता था। वो डार्क रूम बना के वहाँ पे मैनुअल डेवलपिंग, क्योंकि फाइन आर्ट्स में जो मेरा स्ट्रीम था वहाँ पे हमारी फोटोग्राफी एक एसेंशियल सब्जेक्ट हुआ करना चाहिए। तो वो ज़रूरी था, वहाँ पे करना ज़रूरी था, वो अप्लाइड आर्ट का ये था जी। तो वहाँ पे फोटोग्राफी ज़रूरी करनी थी, और वहाँ पे डार्क रूम मैंने सीखा होता। उसको मैंने स्कूल में ले आया, एक दो तीन साल वो चला वो क्लब वहाँ पे, उनको सिखाया। उसके बाद डिजिटल कैमरों का ज़माना आया, तो उनने डिजिटल कैमरा ले लिया, वो तो ज़माना नहीं रहा। उसके बाद एक अखबार में भी गया मैं एज कार्टूनिस्ट। अच्छा, वंडरफुल। कार्टून भी देने लगा, और वहाँ पे भी उस चीज़ का मैंने इस्तेमाल कर लिया। उन दिनों अखबार में ये मॉडर्न प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती। अच्छा। मतलब मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे। तो जो कुछ बनाना था, या तो प्रिंट करके आपने चिपकाना होता था, या आपका अगर मैंने कार्टून बना दिया A3 साइज़ पे या A4 साइज़ पे, उसको रिड्यूस करके मुझे 1 कॉलम 2 कॉलम देना होता था। So what I used to do, I used to go into the dark room जाता था। Then I used to play with the enlarger में मैं वो enlarger से लेता था, उसका ब्रोमाइड प्रिंट लेता था मैं। अच्छा। फिर वो देता था इनको, जी ये मेरा आज का प्रिंट है, ये आज का ये है। अच्छा। कार्टून। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वो फिर सिलसिला शुरू हुआ कि अब डिजिटलाइज हो गया, तो फिर वो दिक्कत नहीं रही, स्कैनर्स वगैरह आ गए। तो आपको लगता है यूसुफ साहब, जो डिजिटलाइजेशन आई है, आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर ले, कैमरा के हवाले से, प्रिंटिंग के हवाले से बात कर ले, अच्छी चेंज रही? चेंज अच्छी है, चेंज इज़ फॉर बेटरमेंट जी। कोई भी चेंज जो है वो बेटरमेंट के लिए होती है। लेकिन जो बेसिक्स उसके हैं, फोटोग्राफी के बेसिक्स, एपर्चर मेंटेन करना, फिर बाद में आपका ओवर और अंडर एक्सपोजर आ जाना इसमें, जब आप प्रिंट करते हैं,
कभी ओवर हो जाना, कभी अंडर हो जाना, कभी ठीक निकलना, वो आपके आर्ट तक होता था कि आप कैसे उसको डेवलप करते थे। तो वो चीज़ मिस हो गई अब सारे फोटोग्राफर से। वो कोई नहीं जानता आप कैसे डेवलप, कौन सा डेवलपर लगता है, किस चीज़ के लिए कौन सा डेवलप। हाँ, कुछ फोटोग्राफर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल के फोटोग्राफर्स हैं जो बहुत अच्छी एजेंसीज में काम करें। उनने वो काम किया हुआ, डेवलपिंग का काम किया, मेरे सामने किया हुआ, मैंने देखा हुआ, मैं उनके साथ उठा हूँ, बैठा हूँ। उनने वो काम किया हुआ, डेवलपिंग का काम, वो जानते हैं कि डेवलप कैसे होता है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन आ गई, तो फिर अब उसमें भी वही चीज़ इस्तेमाल होती है, लेकिन थोड़ा से डिफरेंट तरीके से। फोटोग्राफी की भी हमने बात करनी है, हरफन मौला है आप। जब आर्ट की बात आती है तो पेंटिंग्स देखिए हमने, आपकी पेंटिंग्स बहुत ही खूब करते हैं आप। जो आपके स्पेशली जो वाटर कलर्स हैं, उनकी जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो बड़ी प्यारी है। हमने आपकी कुछ पेंटिंग्स देखी थी ये। हाँ, तो मतलब हमारा कहना है कि ये जो आपने कहीं ना कहीं में बचपन में वो जो स्किल सीखे थे, आप पेपर माशी की बात कर ले या इवेंचुअली फिर अप्लाइड आर्ट की बात कर ले, उससे कहीं ना कहीं फिर आपने डिराइव किया इस चीज़ को। वाटर कलर बेसिकली क्या होता है कि 2 साल फाइन आर्ट्स के प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं जी। प्रिपरेटरी कोर्सेज में सब कुछ पढ़ना होता है। अच्छा, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं करनी होती, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना होता है। स्कल्पचर भी, वो भी, ये भी, सब कुछ सीखना पड़ता है। वहाँ से वो कीड़ा घुस गया वाटर कलर का, और तब से स्टूडेंटशिप से चल रहा है, लगभग 87 से ही चल रहा है। तो अभी आपने देखा होगा डिजिटल आर्ट बहुत ज़्यादा आ चुका है। सही लग रहा है आपको ये डिजिटल आर्ट? डिजिटल आर्ट में आज आप NFTs बनाते हैं, आपकी पेंटिंग्स हो जाती हैं, कहीं ना कहीं ये उस जो इसकी वो अर्दीनेस है, जो रियलनेस है, ऑर्गेनिक जो ये आर्ट है, इसको कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, क्योंकि डिजिटल आर्ट में जब तक आप में आर्ट की सेंस ना हो जी, एस्थेटिक्स के बारे में आपका इल्म ना हो, आर्ट की सेंस ना हो, तब तक आज डिजिटल आर्ट आप अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे सकते उसकी। जब आपको पता है कि आपको हर एक चीज़ पता है, कलर थ्योरी पता है, वहाँ की कंप्यूटर्स की कलर थ्योरी पता है, सब कुछ पता है, तब आप कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं डिजिटल आर्ट के, बहुत ही अच्छे, कश्मीर के बहुत ही अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं जो डिजिटल आर्ट करते हैं। कलर की 2 किस्में जनरली होती हैं, एक होता है सब्ट्रैक्टिव और दूसरा एडिटिव कलर्स होते हैं। तो उस हिसाब से वो एडिटिव कलर्स पे चले जाते हैं, और हम जो पिगमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो नो हब पिगमेंट का हम उसमें सब्ट्रैक्टिव कलर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ फ़र्क नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ, कोई लाइट एंड शो हो रहा, वहाँ पे कलर्स का इस्तेमाल हो रहा, तो वहाँ पे आर्ट फॉर्म हो रहे। थिएटर में कुछ हो रहा, वहाँ पे आप लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ आर्ट। फाइन आर्ट्स में सब कुछ आता है। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, यूसुफ साहब के साथ बातें कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम, बातें चल रही हैं यूसुफ साहब से। अच्छा, ये बताएं, अभी अगर हम बात करें जो आज की जनरेशन है, कहाँ देखते हैं आप? फोटोग्राफी के हवाले से बात कर ले, हम बात कर लें पेंटिंग्स के हवाले से, जैसा कि जिक्र पहले हुआ था कि डिजिटलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक आर्ट को टेक ओवर कर रही है। हालांकि जैसा आपने कहा कि उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कहाँ देख रहे हैं आप आज की जो आपकी स्टूडेंट्स हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, इनका रुझान किस तरफ है? स्टूडेंट्स का रुझान फाइन आर्ट्स की तरफ ज़्यादा है आजकल। अगर आप सोशल मीडिया के नेटवर्क्स देखेंगे, वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें आप देखेंगे कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई बच्ची कुछ ना कुछ बनाती रहती है और अपने लिए अपना रोज़गार कमा लेती है और कमा लेता है जी। तो इसी तरह कोई बच्चा, ज़रूरी नहीं कि आज के दौर में वो चेंज हो गया, लगभग चेंज हो गया कि नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनना। अब तो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में चले जाते हैं बच्चे, या किसी और फील्ड में चले जाते हैं। जब मेरे पास कोई बच्चा आता है कहने के लिए कि मैं क्या करूं, मैं उसको बोलता हूं यार हट के सोचना कुछ, क्योंकि हर जगह पे सैचुरेशन है। बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा हट के सोचो जहाँ पे सैचुरेशन नहीं है। इसके बारे में एक हमारे कश्मीर के एक बहुत ही अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं जी, तो उनको भी मेरी जैसी कहानी है, उनको भी घर वालों ने भेज दिया बेंगलोर पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। वहाँ पे वो टांग टूट के आए, फिर गए इंजीनियरिंग करने के लिए। देन ही स्टार्टेड डूइंग द फैशन डिज़ाइनिंग। आजकल एक मंजे हुए फैशन डिज़ाइनर हैं, और मेरे पास स्क्रीन प्रिंटिंग सीखने आते थे। अपने बच्चों ने, उनके अंदर वो थोड़ा सा कीड़ा था सीखने का,
स्क्रीन प्रिंटिंग सीख रही है सर, ये देखिए कैसा है। उन्होंने 10th में एक लोगो बनाया बोनेपन नाम के से, तो वो अब भी चल रहा है उनका, वही 10th वाला लोगो, वही। सर इसको मैं बोल रहा मैं इसको चेंज कर दूं यार, बोले नहीं सर इसको चेंज नहीं करना। मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं ले रहे हैं फाइन आर्ट्स पर, फाइन आर्ट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, एक अच्छा एवेन्यू है, लेकिन लगन की ज़रूरत है, एक जद्दोजहद की ज़रूरत है। तो ये सब बच्चों के साथ डील कर रहे हैं आप काफ़ी वक्त से, काफ़ी सारी चीज़ें कभी बहुत फनी किस्म की होंगी, क्योंकि बच्चों को टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ ऐसा किस्सा जो आपको याद हो? हाँ, फनी सा तो बहुत सी चीज़ें हैं। मैं पढ़ा रहा था, प्राइवेटली पढ़ा रहा था बच्चों को कुछ, तो मैं उसके साथ मेरी अच्छी करीबी दोस्ती है उस लड़के के साथ। मैंने उसको बोला यार ज़रा ये चाय गर्म करके ले आओ ना से। 2 बच्चे गए, वहाँ पे मोमबत्ती पड़ी हुई थी, अच्छा, वो उसके साथ खेलते गए। ओके। मोमबत्ती इवेंचुअली चाय की केतली में चली गई, पिघल गई। अब ये वहाँ पे परेशान, करें क्या? अब डर के मारे आपको बोल नहीं पा रहे? डर के मारे मुझे बोल नहीं रहा, सर मारेंगे। चाय उनने मंगाई थी, चाय नहीं ये। तो वो जो ही मेरे पास चाय लेके आया, मैंने जो ही चाय पी, वो सारा मुंह मेरे दांतों पे लग गया। और उसका ये क्या है यार, ये क्या है? और बड़ा वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। आज भी उनको याद, सर वो मोम की चाय याद है? मोम की चाय, सर वो मोम की चाय याद है? तो वो एक्सपीरियंस। और कभी कभी बच्चे अजीब हरकतें करते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है आर्ट का, स्पेशली आर्ट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इतने वो मस्त होते, मगन होते हैं, सारे तो उनको लताड़ते हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, लेकिन मैं खुश होता हूँ। अच्छा, खुश क्यों होता हूँ? वो अपने रंगों को अपनी शर्ट्स पे लगा देते हैं, अच्छा, एक दूसरे के रंगों के साथ खेलते हैं, उसके साथ उनको वो पिगमेंट का वो पिगमेंटेशन उनकी फील आ जाता है कि वो उससे सीखते हैं। बहुत अच्छा यार, चीज़ भी खराब हो गई लेकिन वो सीख भी लिए। जब तक चीज़ खराब नहीं हुई सीखेंगे कुछ नहीं। तो यूसुफ साहब ये बताएं, स्ट्रेसफुल जॉब रहता है टीचिंग जो है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। कैसे रिजुविनेट करते हैं आप अपने आप को? डू यू वॉच मूवीज, म्यूजिक सुनते हैं आप, क्या करते हैं आप? म्यूजिक, गज़ल्स थोड़े बहुत, क्लासिकल गज़ल्स जैसे मेहदी हसन का सुनना जी, गुलाम अली साहब को सुनते हैं। और अक्सर अपने आप को रिजुविनेट करता हूँ, मेरे दोस्त डल में रहते हैं जी, मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ और फिशिंग करता हूँ 2-3 घंटे। ओह, फिशिंग का शौक। फिशिंग वहाँ पे करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मछली फंसी जाए, हाँ, बस अपने आप को रिजुविनेट। आप हो, अकेले हो, वो लाइन है जी, और आप मछली पकड़ रहे हो और कोई नहीं, बस अपने आप के लिए जी रहे हो आप। वो 1-2 घंटे अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए बहुत होते हैं, बहुत काफ़ी होते हैं। और साथ में जब भी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाए जी, शिफ्ट पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग तो अपने पास है ही, बेशक, कलर्स तो अपने पास है ही, पेपर तो अपने पास ही है, कैनवास तो अपने पास ही, शिफ्ट दैट। बहुत बढ़िया। देखने वाले जो हमारे अभी नाजरीन हैं, इनके लिए आपका कोई मैसेज? बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो अनस्किल्ड है, जिन्हें हम कहेंगे, बट बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? एक ट्रेंड चला था सेल्फ टॉट आर्टिस्ट का जी, एक अजीब सा ट्रेंड है वो। जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता, जब आपको नॉलेज नहीं है कलर थ्योरी की, उसकी इसकी, यू आर स्टार्टिंग टू पेंट। वो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन होंगे जी, लेकिन आर्टिस्ट नहीं होंगे। क्यों वजह क्या है? क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन नॉलेज है वो उनके पास नहीं होता, जो आर्ट के लिए ज़रूरी है। हाँ, अब अगर किसी स्कूल में आपको बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, देन यू स्टार्ट डूइंग आर्ट जी, तो आई डोंट थिंक उसको नकारा जाएगा एज एन आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। चाह रहे हैं कि और ज़्यादा गुफ्तगू करें, और ज़्यादा मौजू जो है उनको छेड़ें, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी रहती है। आज आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत कुछ रह गया, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। यूसुफ नक्शबंदी अभी भी कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस रैट रेस के चक्कर में हम बहुत आगे निकल जाएं या बहुत पीछे रह जाएं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा थमिए, ज़िंदगी के मज़े लीजिए, बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। हम मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। दीजिए इजाज़त। आदाब।